सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि डॉक्टर आदित्य वर्मा अपने घर के बड़े से लोहे के गेट को धीरे से खोलकर बाहर निकल आए। रोज की तरह सफ़ेद कुर्ता पैजामा, हाथ में हल्की लकड़ी की छड़ी, आंखों पर पतले फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर वही शांत गंभीरता जो वर्षों तक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के बाद उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। कॉलोनी की सड़कें अभी आधी जगी थी। कहीं कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी, तो कहीं मंदिर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को शांत बना रही थी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े ही थे कि उनकी नज़र अचानक सामने वाले मकान पर जाकर ठहर गई। महीनों के बाद बंद पड़ा वह 2 मंजिला मकान आज असामान्य रूप से जीवंत लग रहा था। बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा था, कुछ लोग सामान उतार रहे थे और गेट के पास एक महिला 2 छोटे बच्चों के साथ खड़ी सब कुछ व्यवस्थित करवा रही थी। डॉक्टर आदित्य के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। इतने समय बाद सामने की वीरानी टूट रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा है, अब शाम को बरामदे में बैठते हुए सामने कुछ हलचल दिखाई देगी, वरना पिछले कई महीने से तो जैसे पूरा दृश्य भी उनके अकेलेपन का साथी बन गया था। वे सहज भाव से सड़क पार करके सामने पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, नमस्कार, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेहिचक बताइएगा। महिला ने जैसे ही उनकी ओर मुड़कर देखा, वह अचानक बिल्कुल स्थिर हो गई। उनकी आंखें फैल गईं, चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो जैसे किसी खोई हुई चीज़ को अचानक पा लिया हो। वह कुछ क्षण बस उन्हें देखती रही। डॉक्टर आदित्य को लगा जैसे उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ कोई गहरी पीड़ा भी छिपी हुई है। फिर उसने धीरे से खुद को संभाला, होठों पर हल्की मुस्कान लाई और बोली, जी धन्यवाद। लेकिन उसके भीतर जाते समय भी वह 2-3 बार पलटकर उन्हें देखती रही। डॉक्टर आदित्य वहीं कुछ पल खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था उनके चेहरे में जिसने उसे इस तरह स्तब्ध कर दिया। फिर उन्होंने हल्का सा सिर झटक दिया और अपने घर लौट आए, मगर उसके चेहरे की वह पहली प्रतिक्रिया उनके में कहीं अटक गई। घर के भीतर वही परिचित सन्नाटा था। बड़ा सा ड्राइंग रूम, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, किताबों से भरी अलमारियां और हर चीज़ में एक व्यवस्थित ठहराव। उनकी पत्नी सविता पिछले 1.5 महीने से कनाडा में थी। छोटा बेटा उन्हें अपने पास ले गया था ताकि उनके घुटनों का बेहतर इलाज हो सके। डॉक्टर आदित्य ने बहुत मना कर उन्हें भेजा था क्योंकि सविता जाने को तैयार नहीं थी। बार बार यही कहती, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? और वे हंसकर कहते, मैं अब बच्चा नहीं हूं, अपना ध्यान रख सकता हूं। लेकिन सच यह था कि सविता के बिना यह घर घर कम, खाली ढांचा अधिक लगने लगा था। दिन किसी तरह किताबों और पुराने शोध पत्रों के बीच निकल जाता, मगर शाम होते ही अकेलापन और गहरा हो जाता। वे अक्सर बरामदे में बैठकर सामने की सड़क देखते रहते और सोचते कि सविता जल्दी लौट आए। उस दिन शाम को वो भी बरामदे में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। उनकी नज़र अनायास सामने वाले घर की पहली मंजिल की खिड़की पर गई। पर्दे के पीछे कोई हलचल हुई। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वही महिला कुछ पल के लिए दिखाई दी। वह खिड़की के पीछे खड़ी सीधे उनकी ओर देख रही थी। जैसे ही उनकी नज़र उससे मिले, वह जल्दी से पीछे हट गई। डॉक्टर आदित्य के भीतर एक हल्की बेचैनी सी उठी। ऐसा दूसरी बार हुआ था। आखिर वह उन्हें इस तरह क्यों देख रही थी? उसने ऐसा क्या था? क्या वह उन्हें किसी और को समझ रही थी या फिर कोई और ही बात थी? अगले दिन उसकी काम वाली मीना ने बताया, साहब, सामने जो नई मैडम आई है ना, उसका नाम नैना है। पति का नाम अभिषेक है। 2 बच्चे, आरव और मीरा। मैडम स्कूल में पढ़ाती हैं और बहुत अच्छी हैं। आज मुझसे आपके बारे में पूछ रही थी। आपका नाम क्या है? घर में कौन कौन है? मैडम कहाँ हैं? डॉक्टर आदित्य ने सहज बनने की कोशिश की, मगर भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर उन्हें लेकर इतनी उत्सुकता क्यों? दिन गुजरने लगे। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि सुबह शहर लौटते समय नैना कहीं न कहीं दिख जाती थी। कभी बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ते हुए, कभी पौधों में पानी डालते हुए, कभी बालकनी में खड़ी। हर बार वह आदर से नमस्ते करती, मगर उसकी आंखों में वही गहराई होती, जैसे वह उनके चेहरे में कुछ ढूंढ रही हो। कभी कभी वह बस चुपचाप देखती रहती और फिर हल्की मुस्कान के साथ अंदर चली जाती। डॉक्टर आदित्य अब इसे अनदेखी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन दोपहर को मीना उनके लिए एक टिफिन लेकर आई। सामने वाली मैडम ने भेजा है, उसने कहा।
डॉक्टर आदित्य ने टिफिन खोला तो भीतर सादा लेकिन बेहद स्वादिष्ट भोजन था। मूंग की दाल की खिचड़ी, आलू की सूखी सब्जी, घर में बनी चटनी और साथ में हलवा। उन्होंने पहला कौर लिया और अनायास आंखें बंद कर लीं। स्वाद में एक अजीब सा अपनापन था। उन्हें अपनी माँ की याद आ गई, जो बचपन में ठीक ऐसा ही खाना बनाती थी। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने मीना से धन्यवाद कहलवा दिया, मगर उसके मन में सवाल और गहरे हो गए। कोई नया पड़ोसी इतना आत्मीयता क्यों दिखाएगा? कुछ ही दिनों बाद नैना खुद बच्चों के साथ उनके घर आई। बच्चों ने विनम्रता से नमस्ते किया और वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप अकेले हैं तो सोचा मिलते चले। बातचीत के दौरान उसने बहुत सामान्य बातें की, उनकी पढ़ाई, विश्वविद्यालय, किताबें, उनकी पत्नी, उनके बेटे, मगर बीच बीच में उनकी आंखें बार बार नम हो जाती। वह जैसे किसी याद को दबाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर आदित्य ने कई बार सोचा कि सीधे पूछ ले, मगर संकोचवश चुप रहे। फिर एक दिन सविता लौट आई। घर जैसे फिर से जीवित हो उठा। सविता की हंसी, रसोई में चाय की महक, उनकी धीमी आवाज़, सब कुछ फिर से अपनी जगह लौट आया। नैना उनसे मिलने आई। कुछ ही देर में वह सविता से ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों की पहचान हो। बातचीत में जब सविता ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो नैना अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ तो मेरे जन्म के कुछ ही महीनों बाद चली गई थी। पापा ने ही माँ और पिता दोनों बनकर पाला। पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में वे भी चले गए। उनकी आवाज़ भर्रा गई। सविता ने उसे गले से लगा लिया। नैना रो पड़ी। वह कह रही थी कि मैं आज भी यकीन नहीं कर पाती कि वो नहीं रहे। हर दिन लगता है कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो मुस्कुराते हुए अंदर जाएंगे। उस दिन के बाद डॉक्टर आदित्य के मन में कुछ हल्का सा जुड़ने लगा। क्या नैना उन्हें अपने पिता की याद में देखती थी? मगर यह सिर्फ अनुमान था। एक सप्ताह के बाद नैना ने दोनों को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। कल पापा की पहली पुण्यतिथि है और आप दोनों जरूर आइएगा, उनसे आग्रह में कहा। अगले दिन शाम को जब डॉक्टर आदित्य और सविता उसके घर पर पहुंचे तो वातावरण गंभीर था। घर में पूजा चल रही थी। अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। हॉल के बीचों बीच फूल से सजी एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी। जैसे ही डॉक्टर आदित्य की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। तस्वीर में जो व्यक्ति था वह उनसे अद्भुत समानता रखता था। वही चेहरा, वही चश्मा, वही शांत मुस्कान। वे जैसे भीतर तक हिल गए। सविता ने भी आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसी क्षण उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब उन्हें समझ आया कि नैना पहली बार उन्हें देखकर क्यों स्तब्ध रह गई, क्योंकि बार बार उन्हें देखते रहती थी। क्यों उनकी आंखों में इतनी आत्मीयता थी, क्यों वह बिना किसी कारण इतना अपनापन दिखा रही थी। तभी नैना धीरे से उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर उनके चरण छुए और कांपती आवाज में बोली, मैं कई बार आपको बताना चाहती थी मगर डरती थी कि आप क्या सोचेंगे। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो लगा पापा वापस आ गए। उसकी आवाज़ टूट गई। बचपन में जब भी पापा कहीं जाते थे मैं रो पड़ती थी। वो हमेशा कहते थे, जब भी दिल से पुकारोगी मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। उनके जाने के बाद मैं रोज़ यही सोचती थी कि उन्होंने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। फिर आपको देखा और लगा शायद उन्होंने सचमुच लौटने का रास्ता ढूंढ लिया। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। डॉक्टर आदित्य की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनके होठों में सिर्फ एक शब्द निकला, बेटी। और उसी क्षण जैसे दोनों ने भीतर का वर्षों का खालीपन पिघल कर बह निकले। नैना ने उनके हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि कहीं यह स्पर्श भी किसी सपने की तरह टूट न जाए। उसकी आंखों में बरसों का जमा हुआ दर्द एक पल में बाहर आने को बेचैन था। वह धीमे स्वर में बोली, आप जानते हैं, जब पापा चले गए थे तब सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे भगवान पर नहीं, पापा पर आया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं हर रात उनसे बात करती थी, कहती थी एक बार लौट आओ, बस एक बार मुझे डांट लो, मुझे समझा दो कि जीवन ऐसा ही होता है, लेकिन लौट आओ। पर हर सुबह उठती और वही खालीपन मेरे सामने खड़ा मिलता। फिर जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पुकार सुन ली। डॉक्टर आदित्य कुछ नहीं बोले। उनके भीतर भी जैसे बहुत कुछ टूट रहा था और बहुत कुछ नया बन रहा था। उन्होंने कभी बेटी के कमी इतने स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया था। लेकिन आज जब नैना ने आंखों में वह अटूट विश्वास देखा तो मन में किसी कोने में दबा वह खालीपन भी जाग उठा। उनके दो बेटे थे, दोनों अपने जीवन में सफल, खुश और व्यस्त। वे उनसे प्रेम करते थे, उनका सम्मान भी करते थे, मगर जीवन की व्यस्तताओं के बीच एक औपचारिक दूरी बना ली थी। फोन आते थे, हालचाल पूछा जाता था, त्योहारों पर वीडियो कॉल होती थी, मगर वह सहज आत्मीयता, वह बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता अब दुर्लभ हो गया था।
शायद उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उन्हें एक बेटी की भी इच्छा थी। कोई भी उनकी आंखों के भाव पढ़ ले, उनके लौटने का इंतजार करे, उनके लिए यूं ही कुछ बना भेजे, बिना कारण उनका हाथ पकड़ कर कहे, आप है ना। सविता ने धीरे से नैना को अपने पास खींचा और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, कभी कभी भगवान रिश्ते छीन कर खाली नहीं छोड़ते, वे समय आने पर किसी नए रूप में वही रिश्ता लौटा देते हैं। शायद तुम्हारे पापा सचमुच लौटे हैं, याद बनकर नहीं, विश्वास बनकर। नैना हल्का सा मुस्कुराई, उसकी आंखों में पहली बार एक शांति थी। उसी समय एक छोटा बेटा आरव भागता हुआ आया और बोला, मम्मा खाना लग गया है। फिर उसने उत्सुकता से डॉक्टर आदित्य की ओर देखा और पूछा, क्या मैं आपको नाना जी कह सकता हूँ? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर डॉक्टर आदित्य हंस पड़े। वह हंसी कई महीनों के बाद इतनी सहज थी। उन्होंने आरव को गोद में खींच लिया और बोले, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। छोटी मीरा भी दौड़कर आई और सविता के गले लगकर बोली, तो आप हमारी नानी हुई। सविता की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों बच्चों को बाहों में समेट लिया। उस रात भोजन के दौरान डॉक्टर आदित्य बार बार नैना को देखते रहे। अब उसकी आंखों में वह प्रश्न नहीं था, वह तलाश नहीं थी, वह अपनापन था, ठहरा हुआ, सुकून देने वाला अपनापन। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य धागे ने दो टूटे हुए सिरों को जोड़ दिया हो। एक ओर वह बेटी थी जिसने पिता को खोया था, दूसरी ओर वह पिता थे जिसने कभी बेटी पाई ही नहीं थी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे। अब सुबह की सैर पहले जैसी नहीं रही। लौटते समय नैना के घर से आती चाय की खुशबू उन्हें बुलाने लगी। कई बार आरव और मीरा गेट पर खड़े मिलते और दूर से ही चिल्ला उठते, नाना जी आ गए। वह मुस्कुराकर उनके लिए जेब से टॉफियां निकालते। सविता को भी जैसे नया संसार मिल गया था। वह मीरा के बाल बनाती, उनके लिए छोटी छोटी फ्रॉक सिलती और आरव को होमवर्क कराती। एक दिन डॉक्टर आदित्य अपने बरामदे में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे कि नैना चाय लेकर आ गई। उसने कप उनके सामने रखते हुए कहा, पापा एक बात पूछूं? यह पहला अवसर था जब उसने बिना झिझक उन्हें पापा कहा था। डॉक्टर आदित्य के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पूछो बिटिया। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी को खो दें लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह जाने ना दें? मैं कोशिश करती हूँ कि आगे बढ़ूँ, बच्चों के लिए, अभिषेक के लिए, मगर हर खुशी के बीच एक अपराध बोध आता है कि मैं पापा को भूल ही नहीं पा रही। डॉक्टर आदित्य ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, भूलना और जीना दो अलग बातें हैं। जो सच में हमारे होते हैं वे कभी नहीं जाते, वे हमारे भीतर जगह बना लेते हैं। आगे बढ़ना उन्हें छोड़ना नहीं होता, उनके दिए प्रेम को साथ लेकर चलना होता है। नैना की आंखें फिर से भर आई, मगर इस बार आंसू हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उसी शाम अभिषेक ने हंसते हुए कहा, आपको पता है पापा, अब घर बच्चों से ज़्यादा नैना खुश रहती है। पहले हर छोटी बात पर उदास हो जाती थी, अब हर सुबह तैयार होकर आपके लिए कुछ न कुछ भेजने लगती है। लगता है जैसे उसे सच में अपने पापा वापस मिल गए। डॉक्टर आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ नैना की ज़रूरत नहीं, उनकी अपनी ज़रूरत भी था। वह भी तो कई वर्षों से ऐसे स्नेह की तलाश में थे जिसे शब्दों से बांधना मुश्किल था। कुछ महीनों बाद दीपावली आई। इस बार उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा रोशन था। आंगन में दिए सजे थे, सविता और नैना मिलकर रंगोली बना रही थी, मीरा फूल बिखेर रही थी और आरव पटाखों की सूची बना रहा था। अभिषेक बिजली की झालर लगा रहा था। डॉक्टर आदित्य बरामदे में खड़े यह सब देख रहे थे। नैना उनके पास आई और बोली, पापा आज पहली बार मुझे दीपावली अधूरी नहीं लग रही। उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। रात को पूजा के बाद जब सब एक साथ बैठे थे तो सविता ने धीरे से कहा, कितना अजीब है ना, हम सोचते हैं कि जीवन जो छीन लेता है उसकी भरपाई कभी नहीं होती, लेकिन शायद ईश्वर का तरीका अलग होता है। वह ठीक नहीं लौटाता पर कुछ ऐसा दे देता है जो दिल को फिर से जीना सिखा दे। डॉक्टर आदित्य ने सहमति से सिर हिलाया। उसी समय नैना ने उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा रखा। यह है आपके लिए, उसने कहा। उन्हें खोल कर देखा, अंदर एक पुरानी तस्वीर का सुंदर फ्रेम था। तस्वीर में वह थे, सविता थी, नैना थी, अभिषेक था और दोनों बच्चे। नीचे छोटे स्वरों में लिखा था, रिश्ते खून से नहीं दिल से जन्म लेते हैं। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। बाहर आसमान में पटाखों की रोशनी थी, भीतर मन में शांति। कभी कभी जीवन हमें बहुत देर तक अधूरा रखता है, सिर्फ इसलिए कि जब पूर्णता आए तो उसकी कीमत समझ आ सके। उस रात जब सब चले गए और घर फिर से शांत हो गया, डॉक्टर आदित्य बरामदे में बैठकर आसमान की ओर देखने लगे। हवा में हल्की ठंडक थी। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कहा, इस उम्र में मुझे फिर से किसी का इंतजार करना सिखाने के लिए, किसी के लौटने की खुशी देने के लिए और सबसे बढ़कर मुझे पापा कहकर पुकारने वाली आवाज़ देने के लिए।